Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about NCERT question answers of chapter 3 Chemical Kinetics of class 12. Now here the question number 13 is, which of the following graph represent the exothermic reaction? तो दिस इज द एनर्जी वर्सेस इंटरमीडिएट्स. जब हम ये देखते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट एनर्जी. तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट एनर्जी. दैट मीन्स जितनी भी एक्स एनर्जी थी वो क्या कर दी होगी, रिलीज. दैट मीन्स योर ऑप्शन वन इज योर एक्सोथर्मिक reaction. So your answer is only 1. Here the next question is, a rate law for the reaction A plus 2B give rise C is found to be rate is equal to K concentration of A and concentration of B. If the concentration of B is doubled, अगर आपकी concentration क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, कीपिंग द A कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. हाँ जी, तो हम देखते हैं, अगर हम अपनी इक्वेशन लगा के देखते हैं कि रेट is equal to K concentration of A concentration of B. और वो कह रहा है अगर concentration of B is double, तो concentration of B is double, then rate is also getting the double. So your answer is second, double. Now, which of the following statement is incorrect about the collision theory of chemical reaction? कौन सी statement incorrect है इसमें से? तो it consider reacting molecules और atoms to be hard sphere. आपने reacting molecules को एक hard sphere बनाना है and ignore their structural features. और उसके structural features को क्या करना है, ignore करना है. Number of effective collision determine the rate of reactions. Number 3, collision of atom and molecule possessing sufficient threshold energy result into the product formation. And the molecule should collide with sufficient threshold energy and proper orientation for the collision to be effective. Now, अब आपको इसमें से incorrect statement निकालना है. तो let's take the one first MCQ, first question, first part. इट कंसीडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और द एटम भी हार्ड स्फीयर. ये बात बिल्कुल ठीक है कि यह एक्टिंग मॉलिक्यूल को क्या मानना है, अपने हार्ड स्फीयर मानना है या एटम मानना है, उसके स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करना है. ये बात ठीक है. नाउ सेकंड, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन. ये भी बात ठीक है कि जितने भी कोलिजन इफेक्टिव होते हैं वही आपको क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे. फिर थर्ड क्या कहता है, जो कोलिजन हो रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं में ही होगी जो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये बात गलत हो गई. क्यों? जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्लस क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब आपकी मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो इफेक्टिव कोलिजन मानी जाती है. तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 3. ऑप्शन कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 1.26 10 to the power 4 सेकेंड. ठीक है, इतने टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. Now, how much the time would it take for the completion of 100%? तो 100% कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, 1.26 10 to the power 15, 2.5 to 10 to the power 14, 2.5 to 10 to the power 18, and fourth is infinite. So it is impossible to perform 100% of the reaction. ये तो पॉसिबल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि सभी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट थोड़ी ना करते हैं. जिसके इफेक्टिव कोलिजन होते हैं बस वही प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ, इनफाइनाइट. नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, compounds A and B react according to the following chemical equation. A plus 2B give rise to C. A और B की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, A 0.30, B भी 0.30, A 0.30, B 0.60, A 0.60, B 0.30. तो अब इस चीज़ में बच्चे आपने नोटिस किया हो, एक बार A की कंसंट्रेशन डबल है, एक बार B की कंसंट्रेशन डबल है. तो रिएक्शन देखिए, जब आप B की डबल करते हो तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी 0.40. और जब आप कंसंट्रेशन A की डबल करते हो तब रिएक्शन क्या जाती है, 0.20 हो जाती है.
तो concentration of either A and B were changed, keeping the concentration of one of the reactant constant. Rate is measured as function as initial concentration. तो look at this following results. Choose the correct option for the rate equations. आपको correct equation निकालनी है rate equations के लिए. तो हमने ये देखा कि B की जब डबल की जाती है तो आपका जो वैल्यू होता है वो ऊपर वाले से 4 टाइम्स बढ़ जाता है ना. तो यानी बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी स्क्वायर. बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी स्क्वायर. लेकिन जब हम ए को बढ़ाते हैं then there will be decrease in the there will be only one double concentration increase, जबकि उसमें क्या हो रहा था 4 टाइम इंक्रीज. देन योर रेट शुड बी के ए. क्या हो जाएगा रेट आपका के रेट कांस्टेंट concentration of A and the square of the concentration B. Now next is which of the following statement is not correct for the catalyst. कौन सी statement correct नहीं है catalyst के लिए. It catalyze the forward backward reaction to the same extent. ये बात तो ठीक है. catalyst तो forward reaction भी करेगा, catalyst backward reaction भी same extent से करेगा. del G reaction alter करेगा no. डेल जी को अल्टर नहीं करता. डेल जी हमेशा कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है. तो आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया बच्चे फिर डेट मीन सेकेंड, क्योंकि डेल जी तो कांस्टेंट रहती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रेट कांस्टेंट जो होती है वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. नाउ व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है बच्चे जो एक्चुअली में होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि वो उसके मैकेनिक्स को फॉलो करती है, काइनेटिक्स को फॉलो करती है. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं तो एक जो रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस में हो जाता है. वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है एक्सेस में. तो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट और डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द एक्सेस. तो अगर जो भी रिएक्टेंट जनरली एक्सेस में होता है तब उस पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना करते ही नहीं है. और जब इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Consider the reaction A converted into B. The concentration of both the reactant and the product varies exponentially with the time. Change होता रहता है. Which the following figure correctly describe the change in the concentration of reactant and product with respect to time. कि concentration of reactant तो decrease करती है and concentration of product क्या करती है increase. So अगर आप ये देखें concentration of reactant लगातार decrease करेगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी. नाउ दिस इज द करेक्ट ग्राफ. नाउ नेक्स्ट इज द MCQ पैटर्न क्वेश्चन हैविंग मोर देन 2 आंसर्स करेक्ट. नाउ रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइंड. रेट लॉ कैसे डिटरमाइन नहीं कर सकता फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व. सेकेंड, इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन. एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस. तो रेट लॉ कब फॉलो नहीं होता. तो रेट लॉ कब फॉलो नहीं होता. पहला रिएक्शन क्योंकि रिवर्स भी करती है. ठीक है. सेकेंड एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी. एंड नेक्स्ट इज फोर्थ एनी ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाए एक्सेस में हो जाए. नाउ नेक्स्ट सेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ ए एलिमेंट्री रिएक्शन. कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल करेंगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एलिमेंट्री रिएक्शंस की. ऑर्डर सेम एज मॉलिकुलैरिटी. ये तो बात ठीक है. वही रिएक्शन फॉलो करेगी जिसकी मॉलिकुलैरिटी क्या हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल द यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, तो डैट मीन्स वो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऑर्डर इज लेस देन द मॉलिकुलैरिटी, ये बात भी गलत है. ऑर्डर इज ग्रेटर देन द, ये मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, ये बात ठीक है. मॉलिकुलैरिटी कभी जीरो नहीं होगी क्योंकि जब रिएक्शन कराई तो आपने मॉलिक्यूल्स लिए होंगे और अगर मॉलिक्यूल्स लिए होंगे तो वापस में कोलाइड भी करे होंगे, इसलिए मॉलिकुलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती. ना इन एंड यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, जो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये तो बात ठीक है. यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्शन डिपेंड करता है, जो किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन में, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. सेकेंड, ऑर्डर एंड द मॉलिकुलैरिटी स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1, कि जो ऑर्डर या मॉलिकुलैरिटी होती है सबसे कम स्टेप्स होते हैं और वो हमेशा 1 के इक्वल मानी जाती है.
ठीक है, तो ये तो बात ठीक है भाई, स्लोएस्ट स्टेप है इक्वल टू 1 है, तो ये बात भी ठीक है ना। थर्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ 1 एंड ऑर्डर इज़ 0। भाई ऐसा होगा मोलिकुलरिटी तो 1 आ जाएगी लेकिन ऑर्डर 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और बोथ मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द सेम आर, क्या वो दोनों बराबर भी होंगे, तो ये भी नहीं गलत है। तो किसी भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ होती है वो रिडिटर्मिंग स्टेप में इन्वॉल्व होनी चाहिए। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज द मोलिकुलरिटी। जो ओवरऑल रिएक्शंस लिखते हैं ना वो सेम होती है जो मोलिकुलरिटी होती है स्लोवेस्ट स्टेप में। और एक ऑप्शन 4, मोलिकुलरिटी इज द स्लोवेस्ट स्टेप इज नेवर ज़ीरो और नॉर इंटीजर्स, ना तो ज़ीरो होंगे ना आपके माइनस में होंगे, क्या मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। Now at high pressure of the following reaction is 0 for the order reaction. Ammonia at platinum catalyst at a high catalyst के presence में क्या कर देते हैं N2 plus H2। तो अब हमने ये देखना है कि which of the reaction correct the order of the reaction। First rate of reaction is equal to forward reaction, ये तो ठीक है, rate forward reaction is always equal to backward reaction। Now rate of reaction depend upon the concentration, या rate of reaction of ammonia will remain constant until ammonia disappear completely। क्लियर हुआ। प्लेटिनम का कैटलिस्ट है और हमने क्या यूज़ कर रखा है इसके अंदर, अमोनिया एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया गया, लेकिन वो भी तब तक रहेगा अमोनिया भी जब तक अमोनिया डिसअपियर ना हो जाए कम्प्लीटली। ना फर्दर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। Now next, during decomposition of an activated complex, energy of always released, energy always absorbed, ठीक है, energy does not change और reactant value में भी formed। तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनर्जी इज ऑलवेज, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तब होता है जब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और नंबर 4, रिएक्टेंट जो होगा वो मे बी फॉर्म्ड होगा, रिएक्टेंट क्या होगा वो फॉर्म होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी दी थी तो उसमें क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। भाई ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होने लग गई है एट हाइयर टेम्परेचर। सेकेंड, ये बात तो ठीक है भाई, मैक्सवेल की बोल्ट्जमैन इक्वेशन में उसने ये बात बताई है हमें। नाउ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विल मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जो फ्रैक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल की क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है एंड इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड एंड डिक्रीजेज एट high altitudes. Now next, in the graph showing Maxwell-Boltzmann distribution of energy. Now area under the cover must not change with this temperature or in temperature. Now area under the curve increases with the increasing in temperature or decreases with the increasing of temperature. Now next, विच इंक्रीज इन द टेम्परेचर कर्व्स बॉर्डन द शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो शिफ्ट कहाँ पार कर जाएगी, टू द राइट हैंड साइड जो है शिफ्ट करने लग जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अकॉर्डेंस विद द अरेनास इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। और सेकंड क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात भी ठीक है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी रिएक्टेंट किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो इसका मतलब ए भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे टू द रिएक्शन मिक्स मैकेनिज्म, ये तो बात ठीक है कि कैटलिस्ट खुद तो कुछ नहीं, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन एक अल्टरनेटिव पाथवे जरूर देता है रिएक्शन करने के लिए। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, ये गलत है क्योंकि कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे जल्दी रिएक्टेंट बनना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट बनना शुरू करते हैं। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, लोअर करेगा, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कैटलिस्ट जो है लोअर करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। नाउ फोर्थ,
कैटलिस्ट अल्टर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करेगा, एंथैल्पी चेंज करेगा। ये बात भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, कैटलिस्ट कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सेकंड, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कभी नहीं बढ़ाएगा, वो हमेशा क्या करता है, लोअर करता है। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, तो कौन से इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नॉट, हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें कंसंट्रेशन डिपेंड ही ना करे। तो अगर हम देखें इसमें कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो ही नहीं रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सीधी जाती जा रही है, तो एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका ये है। सेकेंड आपने कौन सा बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर टाइम बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। ये कह रहे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और ऐसे क्या करेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब आपका कौन सा ठीक होगा, एक तो ऑप्शन 4 और एक ऑप्शन 1। विच द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं, सपोज आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, नाउ फर्स्ट ऑर्डर कैसे करेंगे, माइनस डी आर बाय डी टी के डी टी, क्या ग्राफ आएगा, के डी टी। तो टी हाफ वर्सेस दिस टाइम द स्लोप, अब देखते क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट करते हैं, तो बात ठीक है, टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर। और नाउ नेक्स्ट वन इज द रूट नोट बाय रूट ना आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिसका हमें स्लोप पता है। तो हमें पता है इस स्टेज में भी हमारी रिएक्शंस कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। Now next is, in the following question match the items of column 1 with appropriate item given in the column 2। तो अब हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच करना है। सी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या करोगे आप, इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। सी, तो इसमें हमने क्या करना है बच्चे, ये बताना है कि कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कि भाई अगर हम ध्यान से पढ़ें कि मैच द ग्राफ गिवन इन द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। हेयर यहाँ पे बता रहा है रेट जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये बी कौन सा पाएगा, दिस बी इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बात तो ठीक है, बी इज बी। नाउ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से हमारा ग्राफ बन गया ए बी बी ए। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू मैच द कॉलम 1 टू कॉलम 2। कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लॉवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात ठीक है, कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ये बात ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द। तो अब हमें क्या करना है, लोवरिंग बाय द लोवरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी यू कैन ईजली find out the molecularity of a reaction. Now next, second half life of the is you have to match them column 1 to column 2. Catalyst alter the rate of reaction. You have to match this. Catalyst alter the rate of reaction by lowering the activation energy. Now next is molecularity. Molecularity cannot be fraction, ना तो fraction में होती ना ही zero होती। Now दिस इज द अरेनस इक्वेशन, और अरेनस इक्वेशन आपको क्या बताती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ सेकेंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो सेकेंड हाफ है दैट इज तो दिस सेकेंड वन क्या है, एनर्जेटिक फेवरेबल रिएक्शंस आर समटाइम शोन, या एरिया अंडर बोल्ट्जमैन कर्व इज कांस्टेंट। तो आपको क्या बताते हैं ये, दैट विल बी सेकेंड हाफ रिएक्शन जो होती है वो सेम होती है जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज द फर्स्ट।
Now next is energetically favorable reactions are sometimes so, proper orientation is not there always. Now last one, area under the Maxwell-Boltzmann curve is, that will be combined with the total probability is 1. Now next question, you have to match them again. Now diamond, short interval of time, ordinary rate of conversion is imperceptible, and diamond, long duration of time. Now average rate, instantaneous rate and the डायमंड. तो हम देखते हैं शॉर्ट इंटरवल, वो इंस्टेंटेनियस है, शॉर्ट इंटरवल के लिए कौन सी हम रेट लेते हैं, इंस्टेंटेनियस. लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कौन सी लेते हैं, एवरेज रेट. तो वन ही रह गया कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ कन्वर्जन इज इनपरफेक्टिबल. नाउ अगेन मैच देम. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रेट ऑर्डर किया जाता है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट. लो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्योंकि कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो रेट किसके इक्वल आएगा, रेट कांस्टेंट के. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ this reaction, and the order of a complex reaction is determined by the order of the slowest step. Now next is assertion and reason. Order of the reaction can be zero or fractional. ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो सकता है, ज़ीरो. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है और ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है. ये तो हमने निकाले भी हैं बच्चे हमने. नाउ रीज़न क्या कहता है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हम ये डिटरमाइन नहीं करते. ये बात तो ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है कि बैलेंस केमिकल से हम डिटरमाइन नहीं करते क्योंकि वो एक्चुअली ऑर्डर पर भी डिपेंड करती है. तो बोथ आर करेक्ट, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि अगर हम नहीं निकाल सकते तो हम निकालेंगे ही नहीं. हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा ईच स्टाफ कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है, किसके, रिएक्टेंट के. सो ऑप्शन होगा 2 क्योंकि दोनों करेक्ट है, बट द रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सेम रहती है. ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर द सेम. तो प्रॉब्लम इज दिस, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी कैसे सेम हो गई, है ना. अब इसमें क्या कहता है वो कि ऑर्डर इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलरिटी को इज द सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. भाई वो क्या होता है, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो असर्शन रीजन दोनों ही क्या हैं आपके, इनकरेक्ट. बोथ द असर्शन रीजन्स आर इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन द, ये बात भी ठीक है. डेल जी हमेशा, डेल एच हमेशा ज़ीरो के बराबर होती है, कोई चेंज ही नहीं आता जब कैटलिस्ट डालते हैं. अब कैटलिस्ट पार्टिसिपेट तो करता है रिएक्शन में, ठीक है, डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कम भी कर देगा, लेकिन एनर्जी के अंदर और एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं लाता. तो ये बात बिल्कुल ठीक है विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ ऑल कोलिजन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन. जितने भी कोलिजन्स होते हैं ना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, वो सारे प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ये तो गलत है. ओनली दोज कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल हैव करेक्ट ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी लीड टू द कंपाउंड फॉर्मेशन. पर ये बात तो ठीक है. तो इसका मतलब असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है. रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द अरेनस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फॉर द सिंपल एज वेल एज, हाँ जी, किसके लिए, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए. और दूसरा क्या कहता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडर को केमिकल चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर ड्यूरिंग कोलिजन. भाई कोई ओरिएंटेशन हो ना हो वो कोलिजन करते हैं. तो ये बात तो रीज़न तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, है ना. लेकिन ये देखते हैं, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन द अरेनस इक्वेशन आर फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज, नहीं ये बात भी ठीक नहीं है क्योंकि रेट कांस्टेंट तो हम किसके लिए निकालते हैं, जो रिएक्शन मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप में चलती है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. अगर आपको मेरे क्वेश्चन, आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. ओके, बाय बाय.